दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आप लोगों से जो बातें हो रही थी वो एनसीईआरटी क्लास 9th की वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में चर्चा चल रही थी। आप लोगों ने देखा था इतिहास के बारे में, जो इतिहास में जो विश्व में जो क्रांतियाँ हुई, रूस में क्रांति, जो फ्रांस में क्रांति हुई, और उसके समाज के बारे में, उसकी आर्थिक और जो जीवन था वहाँ का सामाजिक जीवन और चरवाहों का जीवन, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से पढ़ा था। आगे आपको ले चलते हैं कि जो विश्व में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। हम देखते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद, जो क्रांति होने का एक मुख्य कारण था राष्ट्रवाद का उदय होना। तो यूरोप में किस प्रकार से राष्ट्रवाद का उदय हुआ और किस प्रकार से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ और कौन कौन सी क्रांतियां हुई राष्ट्रवाद उदय होने की, इन सारी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से बातें करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के थ्रू, जो कि एनसीईआरटी क्लास 9th, जो कि भारत और समकालीन विश्व का भाग 2, आज उससे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। साथियों, एक फ्रांसीसी कलाकार थे फ्रेडरिक सारियू। कौन थे? फ्रेडरिक सारियू। हम इसे फ्रेडरिक सारियू भी कहते हैं। तो ये फ्रांसीसी कलाकार थे। फ्रांसीसी कलाकार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने कुछ चित्र बनाए थे और कुछ ऐसे काल्पनिक चित्र बनाए थे जो कि एक विश्व की, एक आज़ाद विश्व की कल्पना कर रहे थे, जो एक क्रांति की कल्पना कर रहे थे, जो एक जनतांत्रिक और गणतांत्रिक समाज की कल्पना कर रहे थे। इन्होंने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी 1848 में। कब? 1848 में। इसलिए इनका जिक्र करना बेहद ज़रूरी है। जाहिर सी बात है, आप लोग सोच रहे होंगे कि जो चित्र बनाया गया वो कैसा होगा, क्यों इतना फेमस ये कलाकार हो गए थे। तो रीज़न इस बात का था, इन्होंने जो कलाकार का जो चित्र बनाया था उसमें से एक चित्र का हम वर्णन करेंगे। वो चित्र ऐसा था कि एक महिला थी जो कि एक हाथ में मशाल लिए हुई थी और दूसरे हाथ में घोषणा पत्र लिए हुई थी। घोषणा पत्र जो कि मनुष्यों का घोषणा पत्र था, वहाँ के लोगों का घोषणा पत्र था। घोषणा पत्र इस बात का बयान कर रहा था कि उस घोषणा पत्र में, यूँ कह लीजिए कि उस घोषणा पत्र वो ऐसी कल्पना कर रहा था कि जो नागरिक हैं उनको एक समान अधिकार दिए जाएंगे। वो किसी एक विशेष वर्ग को अधिकार देने से वंचित करेगा, वो किसी विशेष वर्ग को अधिकार नहीं दिया जाएगा और एक समान कानून बनेगा। ऐसा कुछ घोषणा पत्र हो सकता है, इसकी कल्पना कर रहा था। और जो दूसरे हाथ में मशाल थी, वो ये कल्पना कर रही थी कि यूँ मान के चलिए ज्ञानोदय की मशाल थी, मतलब यूँ मान के चलिए कि वो मशाल ये चित्रित कर रही थी कि अब लोगों को रोशनी में जाना है, आज़ादी की रोशनी फैला रही वो मशाल। और वो जो महिला थी, वो महिला स्वतंत्रता का प्रतीक थी। स्वतंत्रता, आज़ादी का प्रतीक थी। आज़ादी का प्रतीक हम इसलिए कहते हैं कि फ्रांस में जो घटना हुई थी, जो क्रांति हुई थी, उसमें स्वतंत्रता का प्रतीक एक महिला को माना गया था। तो इसलिए जो है, जो चित्र बनाता है वो एक्चुअल में यूँ मान के चलिए कि एक महिला, जो कि यूँ मान के चलिए एक महिला है, थोड़ा इंडिकेट कर दे रहे हैं, और ये महिला क्या करती है, एक हाथ में
मशाल लिए हुई है, एक हाथ में मशाल लिए हुई है, यूँ मान के चलिए, और दूसरे हाथ में जो है घोषणा पत्र लिए हुई है। हम ऐसे इंडिकेट कर रहे हैं इसे, ये महिला है, यूँ। हम इस महिला को इसी प्रकार से केवल एक प्रतीक के माध्यम से इंडिकेट कर रहे हैं कि एक में घोषणा पत्र है और एक में क्या है, मशाल है। ये मशाल है और ये मनुष्यों का घोषणा पत्र है, ऐसा कुछ है। और इसके चारों ओर ये जो प्रतिमा है, ये जो स्वतंत्रता की प्रतिमा है, इसके चारों ओर कुछ नागरिक आ रहे हैं और वंदना कर रहे हैं। वो नागरिक ऐसे हैं, यूँ मान के चलिए कि वो नागरिक यूएसए के हैं और अमेरिका, जो यूएसए और जर्मनी के हैं और फ्रांस के हैं, वो नागरिक एक कतार में आ रहे हैं और यहाँ पर वंदना कर रहे हैं, इस स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना कर रहे हैं। और इसमें सभी वर्ग के, सभी उम्र के और सभी वर्ग के जो है लोग हैं। यहाँ पर सभी वर्ग के मनुष्य हैं, सभी उम्र के भी मनुष्य हैं। सभी वर्ग कहने का मतलब है कोई विशेष वर्ग नहीं कि सिर्फ पादरियों का वर्ग हो, सिर्फ सामंतों का वर्ग हो, ऐसा नहीं है। सभी वर्गों के लोग आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि सभी उम्र के, बच्चे भी हो सकते हैं, महिलाएं भी हो सकती हैं और बुजुर्ग भी हो सकते हैं, युवा भी हो सकते हैं। तो सभी वर्ग के मनुष्य आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ सभी वर्ग के और सामाजिक वर्गों में स्त्री पुरुष की एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए आ रहे हैं। आगे चल के हम देखते हैं कि इधर से जो लोग आ रहे हैं एक बड़ी पंक्ति में, उसमें हम देखते हैं कि स्विट्ज़रलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो तब तक राष्ट्र राज बन चुके थे, उस समय जब ये कल्पना की गई सारियू के द्वारा, जब ये चित्र बनाया गया, तो उस समय जब ये कल्पना की गई थी, तब तक जो यूएसए था और जो तुम्हारा स्विट्ज़रलैंड था, उस समय राष्ट्र राज बन चुका था। तो उस समय की बात है। फ्रांस, जो कि एक क्रांतिकारी तिरंगे के रूप में पहचाना जा सकता है, यानी कि जो फ्रांसीसी लोग थे, फ्रांसीसी जो आ रहे थे, वो अपने तिरंगे के माध्यम से उन्हें पहचाना जा सकता था। वो एक तिरंगा था उनके पास, जिससे फ्रांस के लोग तिरंगा लेकर के आ रहे थे सामने, जिनसे उस तिरंगे के माध्यम से पहचाना जा सकता था कि फ्रांस के लोग इनके करीब आ रहे हैं। और भी जर्मन लोग भी थे, जर्मनी के लोग, जो फ्रांस के पीछे पीछे लोग आ रहे थे, और उनके पास एक ऐसा तिरंगा था जो कि काला, लाल और सुनहरा झंडा था। कैसा? काला, लाल और सुनहरा। काला, लाल और कैसा? सुनहरा। सुनहरा ऐसा रंग का तिरंगा जो है किनके पास था? जर्मन के लोगों के पास। जर्मनी के लोग थे, उनके पास ऐसा तिरंगा था। तो जो है वे अपना झंडा थामे हुए थे। 1848 में उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति, एक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य को गठित करने की चाह थी। आप बात समझ रहे हैं? यानी कि कहा जा रहा है कि 1848 के करीब में, 1848 में वो इन उम्मीदों पर थे कि शायद हमारा संविधान एक राष्ट्र राज्य को गठित करने की चाहत है, और इस चाहत में लोग इस स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करने आ रहे हैं। और उस समय की बात की 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद का लगभग उदय हो चुका था। एक ऐसी क्रांति बनकर के राष्ट्रवाद उभरा था, एक ऐसी ताकत बनकर के राष्ट्रवाद उभरा था कि राजनीतिक और मानसिक जगत में, यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में जो है एक भारी परिवर्तन लाया। कैसा? यूरोप में जो है, यूरोप में राजनीतिक और मानसिक इन दोनों जगत में
राजनीतिक और मानसिक इन दोनों जगत में एक भारी परिवर्तन लाता है, एक भारी परिवर्तन लाता है। तो कहने का तात्पर्य ये था कि जो फ्रेडरिक सारियू थे, फ्रेडरिक सारियू यानी कि एक ऐसे कलाकार जो कि एक ऐसे चित्र की श्रृंखला बनाते हैं जहाँ पर एक स्वतंत्रता की प्रतिमा होती है, जो कि एक महिला को दिखाते हैं, और वो महिला जो कि एक हाथ में मशाल लिए हुई है, क्रांति की ज्वाला लिए हुई है, ये रोशनी जो कि कह रही है कि क्रांति, अब राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है, राष्ट्रवाद इस क्रांति को लेकर के आ रहा है, और दूसरे हाथ में घोषणा पत्र है जो कि एक समान अधिकारों को व्यक्त कर रहा है, मनुष्यों के एक समान अधिकारों को व्यक्त कर रहा है। और ये स्वतंत्रता की प्रतिमा है जिस पर विभिन्न देशों के लोग पीछे पीछे कतार में आ रहे हैं, सभी वर्गों के लोग जो कि इनकी प्रतिमा की वंदना कर रहे हैं, इनकी प्रतिमा की वंदना कर रहे हैं। इसलिए फ्रेडरिक सारियू का जिक्र करना बहुत ज़रूरी था। तो इन्होंने ऐसी कल्पना करी, और जो पीछे पीछे लोग आ रहे थे उसमें से बहुत सारे देशों के लोग, जैसे कि हमने बताया फ्रांस का तिरंगा लहरा रहा था, और दूसरा जर्मन के भी अपना तिरंगा लेकर के आ रहे थे जो काला, लाल और सुनहरे रंग का था। तो इस प्रकार से सारे लोग आ रहे थे। और हम देखते हैं कि इस चित्रकार ने और भी कुछ जिक्र किया कि इस महिला के और ऊपर साइड में जब ये लोग आ रहे हैं तो ऊपर दिखाया गया कि ऊपर कुछ लोग हैं जो कि यूँ मान के चलें कि ये प्रतिमा है, और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो कि इनकी वंदना कर रहे हैं, वंदना करते हुए कतार में आ रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर दिखाया गया कि यहाँ पर ईसा मसीह हैं, ईसा मसीह और कई संत हैं और भी कई फरिश्ते जो कि ईसा मसीह, संत और फरिश्ते जो कि ऊपर से सारे दृश्य को देख रहे हैं, नीचे वाले सारे दृश्य को देख रहे हैं। ऊपर इसलिए ईसा मसीह, संत और फरिश्तों को दिखाया गया क्योंकि ये हमारे विश्व को बदलना चाहते हैं। ये सभी धर्मों को भाईचारे का प्रतीक मानते हैं, और ये संत, फरिश्ते और ये ईसा मसीह एक ना एक दिन इस दुनिया को बदल कर रख देंगे। तो इस प्रकार से कुछ ऐसी कल्पना की गई फ्रेडरिक सारियू के द्वारा, इसलिए इसका जिक्र करना बेहद ज़रूरी था। 19वीं सदी में राष्ट्रवाद यूँ मान के चलिए एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा, और इन परिवर्तनों से यूरोप में लंबे समय तक एक आधुनिक राज्य, एक ऐसी आधुनिक राज्य की गतिविधियां, विचार विकसित हो रहे थे जिससे स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति के रूप में थी। यानी कि यूँ मान के चलें कि जो राष्ट्रवाद उभर करके सामने आया था उसकी जो केंद्रीय सत्ता थी, जो केंद्रीय समीकरण था, वो ये मान के चलें कि उसकी जो प्रभुसत्ता थी, केंद्रीय शक्ति थी, वो स्वतंत्रता के रूप में यहाँ पर प्रतीक जो कि जाहिर किया गया था इस चित्र के माध्यम से। साथियों, अगर बात करते हैं फ्रांसीसी और राष्ट्र का विचार कैसे मन में आया, यानी कि फ्रांस में एक फ्रांसीसी क्रांति का उभार कब हुआ, तो यूँ मान के चलें कि फ्रांसीसी क्रांति लगभग 1789 में सामने उभर करके सामने आती है। तो आज हम उसी का जिक्र कर रहे हैं, यानी कि 1789 ये वो सन है जब फ्रांसीसी क्रांति उभर करके सामने आई। विश्व में संपूर्ण भूभाग पर यूँ कहें कि एक निरंकुश राज्य का आधिपत्य था। उस समय 1789 में जब फ्रांसीसी क्रांति उभर करके सामने आती है, उस समय तक जो है विश्व पर किसकी सत्ता थी? निरंकुश सत्ता थी, निरंकुश राजा की सत्ता थी। निरंकुश राज्य था उस समय, निरंकुश राजा का आधिपत्य था। तो फ्रांसीसी क्रांति जो कि राजनीतिक और संवैधानिक
बदलाव हुए। फ्रांसीसी क्रांति से हम देखते हैं कि राजनीतिक और संवैधानिक दोनों बदलाव हुए। कैसे? राजनीतिक और कौन से? राजनीतिक और संवैधानिक। राजनीतिक और संवैधानिक दोनों बदलाव होते हैं लगभग 1789 में। और राजतंत्र जो कि प्रभुसत्ता होती है, जो भी एक निरंकुश राजा की सत्ता होती है 1789 में, तो जो निरंकुश राजा की सत्ता होती, यूं कहें कि जो प्रभुसत्ता है, जो प्रभुसत्ता है वो राजा से निकल करके नागरिकों के बीच में आ जाती है। यूँ मान के चलें कि जो भी प्रभुसत्ता है वो एक राजतंत्र से निकलकर किस में आ जाती है? नागरिकों में आ जाती है, नागरिकों में आ जाती। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये राष्ट्रवाद का एक बहुत बड़ा बदलाव था। जो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, यानी कि तब तक हम देखते हैं कि एक निरंकुश राजा की सत्ता थी, और फिर जब राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो उसमें राजनीतिक और संवैधानिक दोनों प्रकार के बदलाव हुए। और उस बदलाव का एक परिणाम हुआ, और वो परिणाम ये हुआ कि जो प्रभुसत्ता थी, जो भी सत्ता थी, वो राजतंत्र से निकल करके, यानी कि राजा की शक्तियों से निकल करके वो नागरिकों तक पहुंचती है। वो सत्ता नागरिकों के हाथों में पहुंच जाती है, यानी कि वो नागरिकों के हाथों में, यूँ कह लें, वो नागरिकों के हाथों तक पहुंच जाती है। तो ये क्रांति हुई। प्रारंभ में हम देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति में अनेक ऐसे कदम उठाए जिसमें फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हुई। जैसा कि हम देखते हैं एक शब्द आते हैं पितृभूमि, एक शब्द आता है पितृभूमि और दूसरा शब्द आता है नागरिक। कौन सा? एक शब्द आता है पितृभूमि, और दूसरा आता है नागरिक। पितृभूमि को हम यूँ कहें ला पैट्री, और दूसरा नागरिक को हम कह सकते हैं ली सिटोयन। ये शब्द हैं सिटोयन, है ना। ये शब्द जो कि राष्ट्रवाद के समय पितृभूमि और नागरिक नाम के विचार जो कि उभर करके बहुत तेजी से सामने आते हैं, और उसका परिणाम होता है एक नया संविधान का गठन। और जैसे ही एक संयुक्त समुदाय के विचार पर एक नए संविधान का गठन होता है, तो होता यूं है कि समान अधिकार प्राप्त करने का एक शब्द आता है। कौन सा? समान अधिकार। समान अधिकार प्राप्त करने का एक जो नया संविधान बनता है उसमें समान अधिकार दिए जाते हैं। रीज़न ये होता है एक नया फ्रांसीसी तिरंगा भी सामने आता है, यानी कि इसी के पर्पज से एक नया तिरंगा, ट्राई कलर, है ना, एक नया तिरंगा जो कि ट्राई कलर, यूँ कहें द ट्राई कलर चुना गया। और वो आगे चल कर के राष्ट्रध्वज, ये जो नया तिरंगा सामने आता है, रीज़न ये होता है जब हम देखते हैं कि राजनीतिक और संवैधानिक सत्ता में भारी परिवर्तन होता है, और उस समय पितृभूमि और नागरिक, ये जो दो शब्दों का विचार है, इस पर यूँ कहें कि एक बहुत बड़ा संघर्ष चलता है। ये विचार सामने आते हैं, खुल करके सामने आते हैं, और तब समान अधिकार का घोषणा पत्र जारी होता है, और फिर उसके परिणाम स्वरूप एक नए तिरंगे का गठन होता है, एक नया तिरंगा बनाया जाता है फ्रांस का, जो कि आगे चल करके एक राष्ट्रध्वज की फॉर्म में आता है। और फिर हम देखते हैं कि राष्ट्र के नाम पर यूँ कहें कि केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की जाती है।
जब केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की जाती है तब परिवर्तन क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। जब तो होता क्या है कि एक निश्चित भूभाग में रहने वाले, यूँ कहें फ्रांस की हम बात कर रहे हैं, जब राजनीतिक सत्ता जो राजतंत्र है वो जब नागरिकों के हाथों में आता है तो होता ये है कि जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के एक समान कानून बनाए। कौन से? जो नया संविधान बनता है वो क्या करता है कि सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाया और आंतरिक आयात निर्यात शुल्क को समाप्त किया गया और भार और नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई और क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया तथा पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली लिखी जाने लगी और राष्ट्र की जो राजभाषा बनकर के उभरी वही राष्ट्र की राजभाषा बनकर के उभरी। तो ये परिवर्तन एक निश्चित संविधान बनने से, एक निश्चित घोषणा पत्र जारी होने से ये परिवर्तन आया। यानी कि नागरिकों के लिए पहली चीज़ तो समान कानून बनाए गए, समान कानून बनाए गए, पहली चीज़ समान कानून बनाए गए और दूसरी चीज़ समान कानून के साथ में आयात निर्यात जो आंतरिक हो रहा था, आंतरिक आयात निर्यात, जो आंतरिक आयात निर्यात हो रहा था उसको निःशुल्क कर दिया गया। क्या कर दिया गया? निःशुल्क। जो आयात निर्यात था उसको निःशुल्क कर दिया गया। समान कानून बनाए गए, सभी के लिए समान कानून, मतलब कोई विशेष वर्ग के लिए विशेष कानून नहीं था, सभी वर्गों के लिए एक समान कानून था। और दूसरी चीज़ आंतरिक आयात निर्यात जो भी हो रहा था वो निःशुल्क कर दिया गया। और तीसरा परिवर्तन जो बड़ा परिवर्तन होता है वो भार और नापने की एक समान व्यवस्था, भार और नापने की एक समान व्यवस्था, एक समान व्यवस्था लागू की गई। और तीसरी चीज़ थी कि पेरिस जो था उसमें एक भाषा लागू की गई पेरिस में, और वो भाषा कौन सी थी? फ्रेंच एक भाषा, और जो कि यही भाषा आगे चल कर के राष्ट्रभाषा बनती है। कैसी? राष्ट्रभाषा के रूप में एक उदय होता है। और क्या चीज़ हुआ? और हुआ एक नया तिरंगा बनाया गया, नया तिरंगा, यानी कि न्यू ट्राई कलर चुने गए। जो ट्राई कलर था वो नए ट्राई कलर चुने गए और आगे चल कर के यही क्या होता है? राष्ट्रध्वज, यही राष्ट्रध्वज घोषित कर दिया जाता है। तो ये परिवर्तन, ये एक बड़े परिवर्तन होते हैं आगे चल कर के जब राष्ट्रवाद का उदय होता है। उसके परिणाम स्वरूप एक समान कानून बनाया जाता है। उनके जो आयात निर्यात थे क्षेत्र में वो क्या कर दिए गए? निःशुल्क बना दिए गए और निःशुल्क कर दिए गए। और भार और नापने की जो व्यवस्था थी वो एक समान व्यवस्था लागू की गई और पेरिस में एक भाषा लागू की गई, फ्रेंच, और ये जो कि राष्ट्रभाषा बनकर के उभरी और एक नया तिरंगा बनाया गया, नए ट्राई कलर को चुना गया और जो कि आगे चल कर के राष्ट्रध्वज का निर्माण करता है। ये परिवर्तन हम आगे चल कर के देखते हैं और देखते ही देखते लगभग ये 1789 में जब फ्रेंच की क्रांति यानी कि फ्रेंच में राष्ट्रवाद का उदय हुआ तब का हम जिक्र कर रहे हैं। और देखते ही देखते क्रांतिकारियों ने ये भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का ये लक्ष्य है कि वो यूरोप के लोगों को निरंकुश जो शासक हैं उनके हाथों से सत्ता निकाल फेंके और अपने नागरिक अपने हाथों में ले ले। तो ये उसका लक्ष्य रखा गया। किसका लक्ष्य रखा गया? फ्रांसीसी राष्ट्र
का राष्ट्र का एक लक्ष्य रखा गया, और वो क्या लक्ष्य रखा गया? वो ये लक्ष्य रखा गया कि जो निरंकुश शासक जो राज कर रहे हैं, जो निरंकुश के रूप में, उनके हाथों से सत्ता निकाल दी जाए और नागरिकों के हाथों में सौंप दिया जाए। और ये देखते ही देखते हम देखते हैं कि यूरोप में इसकी जो लहर थी वो फ्रेंच को छोड़ करके पूरे यूरोप में, फ्रेंच को ही नहीं, फ्रेंच के अलावा पूरे यूरोप में इसकी लहर बहुत तेज़ी से फैली। और 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली के बड़े इलाकों में घुस गई। यानी कि जो फ्रेंच के आधिपत्य में थे, वो ऐसे शहर जो फ्रेंच के आधिपत्य में थे, जैसे हम बात करें हॉलैंड, बेल्जियम, हमने क्या बात करी? हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, इटली, ये ऐसे देश थे जो फ्रेंच के उस समय आधिपत्य में थे। तो 1790 के दशक में फ्रेंच की सेना राष्ट्रवाद का एक ज्वाला लेकर के, एक मसाल लेकर के राष्ट्रवाद की इन शहरों में फ्रेंच की सेना घुसती है, और वो ये दावा करती है कि मैं जो है क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे जो फ्रेंच की सेना है वो दावा करती है कि मैं सबसे पहले निरंकुश राजा के हाथों में जो सत्ता है उसको निकाल करके और हम नागरिकों के हाथों में उस सत्ता को सौंपेंगे। ऐसा दृढ़ निश्चय करके इन शहरों में फ्रेंच सेना घुस जाती है। और होता क्या है कि शुरुआत में क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद का विचार को विदेशों तक ले जाने लगती हैं, मतलब दूर दूर तक ले जाने लगती हैं। और नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र होता है नेपोलियन में, उसमें बड़ा बदलाव होता है। नेपोलियन जब आता है, हम बात कर रहे हैं फ्रांस की क्रांति के बारे में, तो नेपोलियन बोनापार्ट नाम सुना होगा। तो नेपोलियन बोनापार्ट जैसे ही उसके नियंत्रण में एक विशाल क्षेत्र आता है, जब उसके नियंत्रण में, तो वो भारी बदलाव करता है, अपनी नीतियां चालू करता है, यूं कहें एक संहिता लागू करता है, एक नागरिक संहिता, जिसको नेपोलियन संहिता भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? एक नागरिक संहिता लागू करता है, नागरिक संहिता, जिसको हम नेपोलियन संहिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेपोलियन संहिता। नेपोलियन संहिता, जिसको हम नेपोलियन संहिता भी कहते हैं,